नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम जानते हैं वर्ष 2024 भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि वर्ष 2024 भारतवर्ष के लिए बहुत सारे मायनों में एक नवीन ऊर्जा का संचार लेकर आ रहा है। हम पुराने हुए सारे इवेंट्स को टाइम फ्रेम के अंदर कैद करके हम उसकी जानकारी को लेंगे, जैसे कि कौन सी दशा में भारत को आज़ादी या फिर जो 1947 में दो भाग में भारत बटा, एक नया भारत जो बना उसका टाइम फ्रेम के अनुसार कौन सी दशा में लड़ाई हुआ, कौन सी दशा में हमें नुकसान हुआ, कौन सी दशा में हमारा फ़ायदा हुआ, उसके आधार पर हम वर्ष 2024 का मूल्यांकन करेंगे। वर्ष 1947 15 अगस्त को रात्रि 12 बजे यानी कि 14 तारीख की रात्रि जो 12 बजे है यानी कि 15 तारीख उसको हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार जानेंगे, भारत को आज़ादी मिली। उस समय भारत का जो लग्न था वो था वृष, अर्थात ये बहुत ही सोच समझकर उज्जैन के एक महापंडित ने ये शुभ मुहूर्त निकाला था, क्योंकि जो 2 नंबर की राशि होती है, जो वृष राशि होती है, वो चर राशि नहीं होती बल्कि स्थिर राशि होती है। जैसे गणना जो करते हैं हम, तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इसी प्रकार क्रम में गणना होती है। तो 2 नंबर की राशि जो है वो स्थिर है, अर्थात वो चिरकाल तक लंबे समय तक स्थिर रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की आशंका कम रहती है, वो अस्थायित्व को प्राप्त करता है, इसीलिए ये मुहूर्त निकाला गया था। तो भारत आप देखेंगे कि 1947 से कमोबेश स्थिर ही है पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान का जो लगन है वो मेष लगन है, यानी कि चर लगन है। तो देखिएगा कि पाकिस्तान हमेशा ही मूवेबल कंडीशन में रहता है। कभी अपना सियाचिन बल्टिस्तान जो है वो चीन को दे देता है, तो कभी भारत से युद्ध में हार जाता है, तो कभी कुछ ना कुछ उसके अंदर ही खटपट, उसके अंदर सीमाओं में जो खटपट है वो स्थिति होती है। हालांकि ये थोड़ी बहुत स्थिति भारत में अंदर भी होती है, युद्ध की स्थिति निर्मित होती है भारत में, लेकिन सिसेशन की बात कभी नहीं आता है। अर्थात भारत के जो अंग हैं, जो राज्य हैं, वो अपने आप को कट के अलग राज्य बन जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सब खुल के कभी भी नहीं बोलते हैं ये सारी बातें, हालांकि फ्रिंज एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं। आज जो हम भारत की कुंडली का एनालिसिस करेंगे वो वैदिक आधार पर भी करेंगे और केपी कुंडली के आधार पर भी, कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर भी करेंगे। यदि आप भारत की कुंडली देखने में दिलचस्पी रखते हैं और उसको बारीकी से समझने की क्षमता रखते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि निकट भविष्य में भारत के लिए क्या है। जैसे कि भारत की कुंडली में आप देखेंगे तो दूसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है वो अष्टम का भी स्वामी है और 12वें का भी स्वामी है। तो भारत के अंदर उठापटक, उछल कूद ये सब हमेशा होते रहता है, युद्ध की स्थिति निर्मित होते रहती है, लेकिन अस्थायित्व की वजह से बचा रहता है। यहाँ पर देखिए तृतीय भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और अपने ही राशि में बैठा है। हालांकि तृतीय राशि में 5-5 ग्रह वैदिक गणना के अनुसार बैठे हुए हैं, जो कि फल को मिलने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अर्थात भारत इतना बड़ा भूभाग है कि कहीं पे युद्ध हो रहा है तो कहीं पे तरक्की होने के भी पूरे चांसेस बनते हैं यहाँ पर। लेकिन केपी पद्धति यानी कृष्णमूर्ति पद्धति से आप देखेंगे तो सूर्य और शुक्र जो है वो चौथे राशि में चले गए हैं, और जो राहु और केतु जो लगन में एक्सिस बना के बैठे हैं वो छठे 12वें के एक्सिस में चले जाते हैं। ये जो सामने आपको कुंडली दिख रहा है ये केपी पद्धति के अनुसार, कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार कुंडली है भारत की, जिसमें राहु जो है वो 12वें का फल दे रहे हैं, यानी कि स्वयं का विनाश का या फिर स्वयं का कटने का। तो अब आप टाइम फ्रेम के अनुसार देखिए, तो जब भारत का जन्म हुआ था उसमें शनि की राशि में भारत का जन्म हुआ था, शनि का जो दशा था उसमें भारत का जन्म हुआ था, और उसी में आप देखेंगे कि 1965 तक शनि का दशा चल रहा था। उस दौरान 1959 से लेकर 1963 तक भारत का जो दशा था उसमें शनि में राहु की दशा चल रही थी। अब देखिए शनि तो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो इस कुंडली में लाभ के और मतलब कि नवम दशम के स्वामी बनते हैं, लेकिन केपी में 10वें 11वें के चले गए हैं। हालांकि हम वैदिक के अनुसार नवम दशम का ही मालिक मानेंगे, तो उसके अनुसार देखेंगे तो शनि जो है यहाँ पर लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु जो है वो 12वें का फल दे रहा है केपी पद्धति में। तो 1959 से 1963 के बीच में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, जब स्थिति निर्मित हुई गंदी पॉलिटिक्स की वजह से, याद रखिए भारत के अंदर जो गंदी पॉलिटिक्स थी ना, उसी का ये उपज था ये भारत चाइना वार।
एक मतलब कि अदूरदर्शी नेतृत्व था वहाँ बैठा हुआ, जो कि भारत चाइना वार को नहीं देख पाया। और उसमें चूँकि राहु 12वें बैठा है, तो मतलब कि अपना शरीर यानी भारत के शरीर का नुकसान बैठा हुआ है वहाँ पर। तो भारत के कुछ भूभाग जो उसके हम आजकल अक्साई चीन बोलते हैं हम, वो इलाका जो है हमसे छिन गया। और भारत के पास जो बॉर्डर स्टेट था, जो बफर जोन था तिब्बत का, वो भी छिन गया। और तिब्बत एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र न होकर एक पराधीन राष्ट्र हो गया, मतलब चीन का भाग बन गया। तो ये एकदम लास्ट पोजीशन, सिर्फ एक अंतिम वाला जो युद्ध था 1959 से 1963, उसी में भारत ने अपना हिस्सा खोया है। बाकी जितने भी भारत के युद्ध हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का लीड रोल रहा है। शुक्र यानी कि लगन के स्वामी, यानी भारत की जो कुंडली बनी 1947 में, उसके लगन के स्वामी शुक्र बनते हैं। तो 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद जितने भी युद्ध हुए उन सारे युद्ध में शुक्र का बहुत ज़्यादा रोल रहा। 1971 में यदि आप देखेंगे तो बुध की जो महादशा चल रही थी, क्योंकि शनि का महादशा 1965 में ख़त्म हो गया था, उसके बाद बुध की महादशा प्रारंभ हुई 1983 तक लगभग। तो उस दशा में आप पाएंगे कि 1971 के समय बुध में शुक्र के अंतर्दशा चल रही थी। और शुक्र चूँकि लगन के स्वामी हैं, तो भारत के भूभाग का यानी अपने शरीर का नुकसान तो नहीं होने देते। तो आप देखेंगे 1971 में पाकिस्तान को ही 2 भाग में बांट दिया गया, पाकिस्तान टूट गया, लेकिन भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि भूभाग की अब दृष्टि से देखें तो बल्कि भारत को फ़ायदा ही हुआ था 1965 में भी और 1971 में भी। हालांकि शुक्र लगन के स्वामी होकर भी यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य से दृष्ट है, मतलब सूर्य के बहुत ही नज़दीक हैं, तो अस्त स्थिति में वो हैं। इसी वजह से आप देखेंगे तो 1989 से लेकर 2009 तक जो शुक्र की महादशा चली 20 साल की, उसमें भारत को राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1983 से लेकर 1989 तक राहु केतु की दशा चली, जिसमें केतु में शुक्र का अंतर चला 1984 में, जिसमें कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब आगे देखिएगा कि 1989 से लेकर 2009 तक जब शुक्र का महादशा चला, तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक उठाक पटक हुए। सबसे पहले तो शुक्र के अंतर में राजीव गांधी की हत्या हुई। और 1989 के पास ही बहुत सारे मतलब क्षेत्रीय राजनीति हुई। क्षेत्रीय राजनीति का परिणाम ये हुआ कि भारत एक मतलब अंधकार वाले युग में एक राजनीति में चला गया। आप बहुत सारे छत्रप उस समय देखेंगे कि लोकल जो नेता थे वो भर के आए और एक जंगल राज की तरफ भारत के बहुत सारे भूभाग को लेकर चले गए। ये सारे परिणाम जो है वो कमज़ोर शुक्र के हैं। कमज़ोर शुक्र यानी कि लगन का मालिक यदि कमज़ोर हो जाए तो बहुत सारा अंग जो है इधर उधर काम करने लगता है। तो यहीं पे परिणाम इसका शुक्र का गलत परिणाम, दुष्परिणाम यहाँ पे निकला। 1989 के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा छत्रप राजनीति उभरी पूरे भारत में और अलग अलग एक अंधकार वाले स्टेट की निर्माण हुई। जैसे बिहार को देख लीजिए, उसी जो दौर में 1990 के दौर में बहुत ज़्यादा वहाँ पर माओवादी की भी स्थिति बनी और जो लालू यादव हैं वो बहुत वर्षों तक राज किए और बिहार को बहुत पीछे लेके चले गए। 1999 का जो युद्ध हुआ वो भी शुक्र की महादशा में ही हुआ, लेकिन उसमें भारत को नुकसान नहीं हुआ, मतलब भूभाग का जो शरीर का नुकसान है वो नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र लगन के स्वामी भी हैं। तो लगन का सपोर्ट भी उसका जो रक्षण है वो भी शुक्र के जिम्मे ही आता है। 2009 से लेकर के और 2015 तक सूर्य की महादशा चली। याद रखिए, सूर्य की महादशा में जब केतु का अंतर चला 2014 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बदली और मोदी सरकार आई। 2015 में सूर्य में शुक्र की महादशा थी, तो बस वो वैसे चलती रही। और उसके बाद 2015 से लेकर 2025 तक चंद्रमा की महादशा में भी भारत चल रहा है। और वर्तमान में भारत जो है पिछले वर्ष 2023 के मिड पार्ट से ही, लगभग अगस्त से समझ लीजिए, यानी अगस्त 2023 से लेकर 2025 लगभग अप्रैल मई तक भारत जो है चंद्रमा के महादशा में शुक्र के अंतर्दशा में चलने वाला है। यानी कि वर्तमान में चल रहा है, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो आप इतने बारीकी से मैंने जो बताया आपको कि कौन से दशा में युद्ध हुआ, कौन से दशा में भारत को नुकसान हुआ, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर पाएंगे कि
शुक्र भारत को उलझा जरूर रहा है, लड़ा जरूर रहा है, लेकिन नुकसान नहीं होने दे रहा है भूभाग का। तो इस अवधि में आप देखेंगे 2024 में कि कहीं ना कहीं भारत को बाहर से कुछ ना कुछ आक्रामक शक्ति झेलना पड़ेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। मतलब भारत हारेगा नहीं बल्कि दूसरे को हराएगा। और ये लिख के रख लीजिए कि 2024 लास्ट तक या 25 स्टार्टिंग तक कहीं ना कहीं आपको भारत के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनता हुआ दिखाई देगा और भारत से युद्ध की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि 2025 में जब चंद्रमा की महादशा समाप्त होगी 2026 में, तो उसके बाद मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। और मंगल जो है वो 12वें के स्वामी हैं, मंगल जो है सप्तम के स्वामी है, यानी और दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि भारत के लिए प्रबल मार्केस की स्थिति में मंगल हैं। तो ये मंगल की जो युद्ध है वो अचानक से थोड़ी कोई सिचुएशन निर्मित होता है, सिचुएशन बनता है धीरे धीरे। जैसे अभी आप देखेंगे चूँकि चंद्रमा में शुक्र का अंतर है, तो भारत के खिलाफ बहुत सारे देशों में माहौल बनना प्रारंभ हो चुका है। जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी है, चाइना ऑलरेडी माहौल बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि मालदीव जो है वो भी चाइना की तरफ चला जा रहा है, पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। दूसरा आप देखिए कि जो ईरान है वो और पाकिस्तान, उसमें भी एक फिक्स्ड मैच हो रहा है। फिक्स्ड मैच क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट जो बलूचिस्तान का है वो पाकिस्तान में भी है और कुछ पार्ट उसका ईरान में भी है। और बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि वो ईरान और पाकिस्तान वाले जो बलूचिस्तान के पार्ट हैं उसको मिला के एक नया राष्ट्र बनाना। मतलब पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए बलूचिस्तान जो है, बलोची लोग जो है खतरा है। तो आप देखेंगे कि दोनों लीडर जो हैं हाथ मिला के, ईरान और पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान की आर्मी ईरान के साइड हमला कर रही है बलोच पार्ट में, और ईरान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के साइड बलोच पार्ट में हमला कर रही है। अर्थात ये एक फिक्स्ड मैच की तरह हो रहा है। मतलब कि दोनों ने साठ-गांठ कर लिया है, ईरान और पाकिस्तान ने। तो वर्ष 2024 जो है बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए निर्णायक होगा। निर्णायक इस स्थिति में होगा कि जो हम आम ज्योतिषी समझ पा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार के पास ज्योतिषियों की कमी है? वैसे भी जो उड़िया की जो पुस्तक है भविष्य मल्लिका, उसमें लिखा ही हुआ है कि 25-26 में भारत का युद्ध होगा और बहुत भयंकर तबाही भी होगी भारत में, और ख़ासकर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम गठजोड़ एक उभर कर भारत के लिए चुनौती के रूप में आएगा। तो भारत के खिलाफ वैसे भी अगर आप देखिए तो अज़रबैजान, तुर्की जो है, तुर्की और पाकिस्तान, इन सब का एक बड़ा गठजोड़ सामने आया है। और इन सब का सरदार है चीन, क्योंकि फंडिंग आ जाएगी चीन के पास से, बाकी सब तो भिखारी देश हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, भारत के लिए खासकर बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अभी चूँकि चंद्रमा में शुक्र के अंदर चल रहा है, तो शुक्र भारत को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही मंगल की दशा प्रारंभ होगी 2026 से, भारत को नुकसान भी होगा और बड़े प्रबल तरीके से भारत को युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ेगी, बाहर से भी और भीतर से भी। क्योंकि जो मंगल है वो सप्तम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, दोनों मार्केस की स्थिति में हैं और स्वयं जाकर मारक भाव में, यानी दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं। तो भारत के अंदर काफ़ी विद्रोह होगा और भारत के बाहर काफ़ी विद्रोह होगा। मतलब दोनों तरीके से भारत को झेलना पड़ेगा, जो कि एक बड़े ही दूरदर्शी हमारे जनरल थे विपिन रावत जी, जिनका कि देहांत हो गया था। उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। 2.5 मोर्चा बोलने का मतलब कि चीन पाकिस्तान के फ्रंट पर तो हमें स्थल से लड़ना ही होगा सैनिक पावर से, लेकिन साथ ही साथ हमें 2.5 मोर्चा, मतलब आधा 0.5 जो है ना, भारत के अंदर भी लड़ना होगा। तो वो स्थिति बनते हुए आपको दिखाई देगी वर्ष 2024 में ही। ये स्थिति धीरे धीरे करके आपको बनेगी। और प्रारंभ में जो राम तीर्थ क्षेत्र में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये बहुत सारे देशों को और बहुत सारे लोगों को अंदर से सुलगा देगा, जो कि मतलब एक समझिए कि चिंगारी की तरह कार्य करेगा। क्योंकि जब भी कुछ देव का प्रतिष्ठा होता है, देव प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और उनका शास्त्रीय सम्मत विधान न किया जाए या फिर देव प्रतिष्ठित हो भी जाएं, तो उसके बाद जो राक्षस हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां जो है, राक्षसी शक्तियां जो है एकत्रित होने लगती हैं और एक युद्ध के क्षेत्र, एक युद्ध का माहौल बनने लगता है। क्योंकि जहाँ देव हो वहाँ राक्षस तो रह नहीं सकते, वहाँ कहीं ना कहीं तो लड़ना ही होगा अपने अधिकार क्षेत्र के लिए। तो बस वही स्थिति निर्मित हो रही है। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, जहाँ भी रहें, अपने रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें, अपने बचाव के लिए अपना कार्य जरूर देखें। क्योंकि जब एक बड़े पैमाने पर, भीषण पैमाने पर जब बाहर और भीतर दोनों तरीके से युद्ध होगा,
तो आपको बचने के लिए आपका ही सेल्फ जो डिफेंस है वही कार्य होगा, आपके गली मोहल्ले का जो सेल्फ डिफेंस होगा वही कार्य करेगा। अन्यथा आप यदि सरकार के भरोसे बैठे हैं, घर में एक सही से सब्जी काटने लायक चाकू भी नहीं रखे हैं, तब आपको भगवान ही बचाएं। क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और आप हम सब में से कितना धर्म का रक्षा करते हैं ये आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए। मतलब मेरा बताने का मकसद यही था कि वर्ष 2024 के बाद से ही भारतवर्ष के लोगों के लिए एक बड़ा ही मतलब खतरा, गंभीर खतरा आगे आने जा रहा है, क्योंकि वैसी दशा और वैसे ग्रह गोचर यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। तो आप सभी सावधानीपूर्वक अपना जीवन को संयमित कीजिए और एक सुखद और कुशल जीवन जिए, जिससे कि आप अपना रक्षा भी कर सकें और देश की प्रगति में भी आप योगदान कर सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ पूछना हो इसी संबंधित तो आप व्हाट्सएप पर या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।